नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मोनालिसा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वाद संवाद में। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम खेती किसानी से जुड़े किसी गंभीर मुद्दे पर मंथन कर उसे दिशा देने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। बांस की खेती एक ऐसा उपाय है जिसकी मदद से किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। हम बांस के मामले में अपनी क्षमता का महज 10% उपयोग कर पा रहे हैं, जबकि हमारे पास बांस से जुड़े संसाधन विश्व के 30% है। नतीजा ये है कि आज हमारे वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी केवल 4% पर सिमटी हुई है। हालात ये हैं कि हम अपनी जरूरत का करीब आधा बांस विदेशों, खासकर चीन से आयात कर रहे हैं। जब बांस का क्षेत्र इतनी उम्मीदों से भरा है, तो हम बांस निर्यात करने की बजाय आयात क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या हो जिससे हरा सोना कहे जाने वाले बांस का किसानों को बेहतर भाव मिले? सरकार ने बांस किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या किया है? ऐसे ही कई सवालों का जवाब आज हम वाद संवाद में ढूंढेंगे। इसके लिए हमारे साथ हैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉक्टर अलका भार्गव, मध्य प्रदेश बांस मिशन के निदेशक श्री बीबी सिंह, नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बांस और बेंत नेटवर्क के दक्षिण एशिया निदेशक डॉक्टर टीपी सुब्रमणी, बेंगलुरु के बांस उद्यमी श्री परमेश्वरन कृष्णन अय्यर और इकोनॉमिक टाइम्स से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार श्री धीरज तिवारी। आप सभी का दूरदर्शन किसान पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बात संवाद शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। हमारे देश में बांसों की 136 किस्में पाई जाती हैं। विश्व स्तर पर देखें तो भारत के पास 30% बांस संसाधन और सबसे बड़ा उपज योग्य क्षेत्र है। देश के उत्तर पूर्व राज्यों के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा बांस पैदावार में अग्रणी है। भारत में हर साल करीब 32,30,000 टन बांस होता है। बांस की इतनी अधिक किस्में और विश्व में अधिक उपज योग्य क्षेत्रफल होने के बावजूद भारत इस क्षेत्र में अपने पड़ोसी देश चीन से ही काफी पीछे है। जहां भारत में प्रति हेक्टेयर 1 से 10 टन बांस होता है, वहीं चीन में ये आंकड़ा 50 टन तक का है। भारत में बांस की मांग 2 करोड़ 70 लाख टन है, लेकिन इसकी आपूर्ति केवल 1 करोड़ 35 लाख टन ही हो पाती है। नतीजतन हमें बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करके बांस की मांग पूरी करनी पड़ती है। जानकार बताते हैं कि देश में उस गुणवत्ता का बांस नहीं होता जिसकी बाजार में मांग अधिक है, और उस पर भी आपूर्ति की प्रक्रिया अक्सर गड़बड़ा जाती है, जिससे बांस व्यापारियों का कामकाज प्रभावित होता है। बांसों का इस्तेमाल करीब 1500 कामों में होता है। मौजूदा समय में बांस का अधिकतर इस्तेमाल केवल घरेलू सजावटी सामान में ही हो रहा है, जबकि इसे बिजली बनाने से लेकर कपड़ा बनाने के काम में भी लाया जा सकता है। बांस की उपयोगिता को देखते हुए साल 2006 में राष्ट्रीय बांस मिशन शुरू हुआ। मिशन देश के 28 राज्यों में राज्य बंबू मिशन के सहयोग से लागू किया जा रहा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने हाल ही में साल 2018-19 के लिए पेश बजट में इस ओर ध्यान दिया और बांस की खेती और व्यापार को मजबूती देने के लिए पुनर्संरचित बांस मिशन का ऐलान किया। उन्होंने इस मद में 1290 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की। इसके अलावा कई तरह के संस्थान बांस विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी, आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। बीबी सिंह जी, सबसे पहले हमें ये बताएं कि असीम संभावनाओं के बावजूद हम बांस के मामले में अपनी क्षमताओं का उपयोग अभी तक क्यों नहीं कर पाए हैं? हमारे देश में बांस 2 ही स्थानों पे पाया जाता है। एक तो जंगल के अंदर, जो कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट के जो वन विभाग है वो उसको प्रबंधित करता है, और दूसरा किसानों के खेतों में जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में माना गया है। किसानों के द्वारा अभी तक बांस की खेती हमारे देश में प्रचलन में नहीं आई है। वो जो बांस अपने वहाँ लगा रहे हैं, वो जो घर बनाने में उनके दैनिक उपयोग में या बांस आता है, उतना ही वो लगाते हैं। जी।
इस तरह बांस को कभी किसानों के माध्यम से व्यापारिक दृष्टिकोण से अभी तक उसका रोपण नहीं हो पाया है। जी। वन विभाग जो अपने वनों में बांस का प्रबंधन करता है वो सिर्फ सरकारी जंगल की वृद्धि के लिए और पर्यावरण की दृष्टि से करता है। उसका भी उद्देश्य इसके व्यापारिक दृष्टिकोण को सामने रखकर नहीं किया जा रहा है। जी। क्योंकि वर्तमान में बांस का जो महत्व आर्थिक जगत में आया है जी। और लगभग $50 बिलियन की इकोनॉमी वार्षिक इसकी देखी गई है। जी। उसमें अब ये ज़रूरत महसूस की जा रही है कि बांस को हम किसानों के माध्यम से उगा के और विश्व में हम अपनी बांस का जो वास्तविक मूल्य है वो दिलाया जाए और इससे किसानों को आमदनी की वृद्धि हो। बिल्कुल। अलका जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बताएं हमें कि क्यों विश्व का 30% बांस से जुड़ा संसाधन हमारे पास होने के बावजूद हम इसकी जो उपयोगिता है उसे उस तरीके से उसकी क्षमताओं का उपयोग हम नहीं कर पाए हैं। जी, ये आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। अभी जैसे बीपी सिंह जी ने भी बताया, जी जी। पिछला जो बैम्बू मिशन चला था उसका विशेषतः उद्देश्य ये था कि उसके रोपण पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था जी। और कुछ हद तक उसका प्रोडक्ट डेवलपमेंट और प्रोसेसिंग की भी बात थी, लेकिन वो हस्तशिल्प क्षेत्र से ही ज़्यादातर सीमित रह गया था। और जो किसान है और उद्योग, वो जो लिंकेज बहुत ज़रूरी है वो नहीं आ पाया था। तो जैसे अन्य कृषि क्षेत्र में भी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और विपणन पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, उसी भांति जो बांस की खेती है उसको भी एक उद्योग रूप में और इस तरह उसका बाजार और उद्योग से जोड़ने की कोशिश होगी हमारे ये रिस्ट्रक्चर्ड नेशनल बैम्बू मिशन जो जल्दी ही लॉन्च होएगा, जिससे कि एक तरफ तो इंडस्ट्री को उनकी द्वारा जो उनको बांस की प्रजाति, बांस की जो क्वालिटी चाहिए उनको और जिस मात्रा में चाहिए वो उनको लगातार मिलती रहेगी, और किसान को दूसरी तरफ अपनी जो भी वो उनकी मेहनत है, उनके खेत में जो बांस लग रहे हैं या उनके घर में जो बांस है उसका उचित मूल्य भी प्रदान होता रहेगा। जी जी बिल्कुल। और सुब्रमण्य जी, आप बताएं हमें कि क्यों, जैसा कि हमने बताया था कि जो आधी आवश्यकता है बांस की उसे पूरा करने के लिए हमें आयात करना पड़ता है, ये स्थिति क्यों है हमारे सामने? मेनली क्या है, आप देखेगा तो दुनिया में इंडिया में जो बांस है, मिलियंस ऑफ हेक्टर्स ऑफ बांस है, बैम्बू फॉरेस्ट जो है, लेकिन उसको आप जैसे बोल रहे हैं उसका पूरा उपयोग अभी तक, पूरा पोटेंशियल हमने यूज़ नहीं किया अभी तक। सो उसमें वो उपयोग देखेगा तो एक तो एनवायरनमेंट के लिए, वातावरण के लिए बैम्बू बहुत यूजफुल है, क्लाइमेटिक चेंज और इकोलॉजिकल सिक्योरिटी और जो सॉइल एरोशन के लिए वो सब उपयोगी है। और दूसरा है सोशियो इकोनॉमिक साइड में देखेगा तो रोजगार के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है इसमें जी। तो एक तो होना चाहिए भारत में, अभी इंडिया में मेनली क्या चाहिए, एक फोकस्ड बैम्बू डेवलपमेंट प्लान होना चाहिए। अगर देखेगा तो इंडिया का जितना पोटेंशियल है उतना ट्रेड अभी तक नहीं है। एक्सपोर्ट देखेगा, इम्पोर्ट देखेगा या डोमेस्टिक मार्केट देखेगा, इसके लिए मेनली क्या चाहिए, एक तो कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग जो है फार्मर्स को सबको होना चाहिए इंस्टीट्यूशनल लेवल में, और एक तो एक नेशनल लेवल पॉलिसी होना चाहिए। ठीक है। जैसे वो स्टेट लेवल पॉलिसी तो इधर उधर होता है, बट नेशनल लेवल पॉलिसी जिसमें टोटल बांस का जो उपयोग फार्मर्स को पहुंचने के लिए वो पॉलिसी लेवल होना चाहिए। तो अलका भार्गव जी बताएं हमें कि इस दिशा में फिर क्या प्रयास चल रहे हैं कि इस स्थिति को हम बदल सके, आयात से निर्यात की स्थिति में हम पहुंच सके? जी, एक सबसे महत्वपूर्ण कदम जो मिशन ने लिया है कि जो उद्योग को जो प्रजाति चाहिए, जैसे बताया गया 136 प्रजाति हैं हमारे देश में, लेकिन सारी प्रजाति उद्योग के लिए उतनी लाभदायक नहीं है, अनुकूल नहीं है। तो उसमें से करीब 10 प्रजाति निकाली गई हैं, और दूसरी हम लोग की कमी है कि हम लोग की उत्पादकता भी बहुत कम है, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से कम है। तो ये दो चीज सबसे पहले हम लोग को टेकअप करनी है कि जो भी बागान लगेंगे बांस के, वो उसी प्रजाति के होंगे जो जिनका बाजार मूल्य अच्छा मिलेगा और जो उद्योग को चाहिए। और दूसरा है कि उसका उत्पादकता बढ़ाना है। तो उसके लिए हम लोग की जो नर्सरीज बनेंगी और जो क्वालिटी प्लांटिंग स्टॉक है, जो जेनेटिकली सुपीरियर प्लांटिंग स्टॉक है, उस एग्रोक्लाइमेटिक जोन के लिए उपयुक्त, उस पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। और वही जो
रोपण का मटेरियल है वो किसानों को दिया जाएगा, क्योंकि बांस एक बार लगा दिया जाएगा तो कम से कम 35-40 साल तक उसको फिर से रोपण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसलिए जरूरी है कि जो किसान को प्लांटिंग मटेरियल दिया जाए वो उच्च श्रेणी का हो। बिल्कुल। अय्यर जी, आपके पास आना चाहूंगी। उद्योग की बात हो रही है और आप युवा उद्यमी हैं जो इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, बताएं हमें कि क्या वजह है कि वैश्विक बाजार में जो हमारी हिस्सेदारी है वो केवल 4% पर ही सिमटी हुई है। बांस को क्या होता है कि किसान हमेशा डरता है कि मैं बांस उगाते तो कौन खरीदेगा बोल के, लेकिन इंडस्ट्री का वजह से क्या होता है कि ये मैं इंडस्ट्री शुरू करे तो कहाँ से बांस मिलेगा बोल के, एक्चुअली क्योंकि किसान को पता नहीं है कि ये कहाँ कहाँ यूज कर सकता है बोल के, 1000 यूज है बैम्बू को, और इंडस्ट्री लोगों को भी यही डर है कि ये कहाँ कहाँ पैदा होता है। इसका इधर पे एक्चुअली गवर्नमेंट का थोड़ा एक ब्रिज का जरूरत है, ये गैप फिल करने के लिए। हम भी हमेशा, हमको क्या प्रॉब्लम होता है कि मेरा इंडस्ट्री पे मेरा काम क्या है कि मेरा ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है, लेकिन मैं फार्मर्स का पीछे भाग रहा हूँ, मैं वो कहाँ कहाँ उगाता है वो पीछे भाग रहा हूँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पीछे भाग रहा हूँ, मेरे को कहाँ कहाँ परमिशन चाहिए बोल के। अभी ये नया कानून आया है, वो थोड़ा मदद करेगा हमको, बैम्बू सोर्स करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा, और किसान को भी थोड़ा एजुकेट करना है कि ये इससे क्या क्या चीज बना सकता है बोल के। उसके बाद वो भी, अभी कोई बैम्बू का एक फायदा है कि बैम्बू के लिए किसान नहीं आना है, कोई किसान दूसरा कुछ भी उगाता है उसका साइड पे बैम्बू भी लगा सकता है, उसको ये साइड एडिशनल इनकम भी हो जाएगा। जी जी। तो अलका भार्गव जी, जैसा कि अय्यर जी ने बताया है कि सरकार की भूमिका यहाँ बहुत अहम हो जाती है कि ये जो गैप्स है उनको भरा जाए, तो इसके लिए सरकार क्या कोशिश करी और लोगों को बताया जाए कि कितने फायदे हैं इससे, ताकि जुड़े, किसान भी जुड़े और उद्यमी भी जुड़े। जी, जैसे पहले देखा गया था तो बांस का मेजर कंजम्पशन होता था पेपर इंडस्ट्री जी। तो जो भी पेपर इंडस्ट्री को जो बांस चाहिए होता था वो या तो जंगल से आता था या कुछ मात्रा में जो किसान अपने घरों के आसपास लगाते थे। लेकिन अब जैसे टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है और बांस का जो खपत है पेपर इंडस्ट्री में वो थोड़ा कम भी हो गया है, क्योंकि बांस में एक सिलिका एक कंटेंट जो होता है उसमें, उसकी वजह से जो नई टेक्नोलॉजी आई है पेपर इंडस्ट्री में, तो वो जो नए प्लांट्स बन रहे हैं वो बांस को कम से कम यूज कर रहे हैं। तो इसलिए जो हम लोग का जो मिशन में उद्देश्य ये है कि अपना जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स, आर्टिजन्स वगैरह तो काम करेंगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन मटेरियल बहुत नया तरीके का आ गया है बांस से। जैसे पहले तो जो बल्ली होती थी उसी का उपयोग होता था, बांस या चटाई बना ली या बहुत निम्न कोटि के ही यूज होते थे। लेकिन अब आप देखेंगे जैसे त्रिपुरा में एक प्लांट है जो बैम्बू लंबर बना रहा है, वो बिल्कुल कंप्रेस करके बांस को लकड़ी की तरह बना देता है, जिसको आप काट के नॉर्मल लकड़ी के फर्नीचर या कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं। फिर बैम्बू की फ्लोरिंग आ गई है, बैम्बू टाइल्स हैं, बैम्बू की रूफिंग है, तो इस तरह का एक हाई एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल तो है जी। फिर जैसे बात हुई थी कि कपड़ा उद्योग में भी एक जो बैम्बू का जो फाइबर है वो बहुत अच्छा माना जाता है, तो वो एक और हम लोग का शोध का कार्य होगा जी। फिर जैसे अभी तक होता था कि बांस, तो आपको लगता है कि जैसे जैसे अलग अलग उत्पाद बनाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा, रुझान भी उस तरीके से बढ़ने लगेगा इस दिशा में। धीरज जी को यहाँ पे मैं चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। और धीरज जी, आप इस पूरे विषय को देख रहे हैं और बांस से जुड़े जो भी व्यवसाय है उसमें किस तरह की तेजी है, आपको क्या लगता है, और सरकार जो कोशिशें कर रही है उसका असर किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि जो हम ये बैम्बू मिशन की बात कर रहे हैं, पॉलिसियाँ काफ़ी वर्षों से आती गई हैं, लेकिन इनका जो हमने जो ज़मीनी स्तर पे, जैसे डॉक्टर बीबी सिंह ने भी बताया और अय्यर साहब ने तो बहुत ही सिरे से बताया कि एक तरफ उद्यमी जो है वो किसान के पीछे भाग रहा है, किसान को ये नहीं पता कि इससे क्या बनेगा, और उन्होंने ये भी बात कही कि इसमें सरकार को आने की ज़रूरत है, एक ब्रिज बनाने की, और सरकार भी अपनी तरफ से कह रही है कि हम बजट में इस बार 1290 करोड़ के अराउंड इस बार दिया गया है इस तरफ, और हम इसे हरा सोना की बात कर रहे हैं। सबसे जो इस समय इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें किसानों को शिक्षित करना पड़ेगा कि जैसे अय्यर साहब ने बोला कि ये आप अपनी जो भी अपनी साथ में ग्रो कर रहे हैं, जो उगा रहे हैं, उसके साथ भी आप ये कर सकते हैं। ये आपके लिए एक अलग तरीके का आपको लाके आपके लिए पैसा भी ले सकता है। दूसरा, हमें इन लोगों को जोड़ना पड़ेगा। अभी जैसे मैडम अलका ने बताया कि अब हम बाम्बू से लकड़ी बना रहे हैं जो बिल्कुल लकड़ी जैसे प्रोडक्ट होता है। बिल्कुल। जब तक आप बाजार को और किसान को नहीं जोड़ेंगे
तब तक आप कितनी ही पॉलिसी लेके आ जाएं, आपके वो गैप हमेशा रहेगा। और जैसे अय्यर साहब बता रहे हैं कि वो गैप शायद अभी भी है, सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। अब हम अलका मैडम से सुन रहे तो हमें लग रहा है कि एक तरफ से कोशिश है लेकिन कहीं ना कहीं वो गैप है। और यही गैप का फायदा शायद और देश जैसे चाइना हो गया, छोटे देश, वियतनाम आज की डेट में काफी आ गया है, लाओस, कंबोडिया। तो शायद हम लोगों को अपनी पॉलिसीज जो हैं उनको कहीं ना कहीं इस तरीके से करना पड़ेगा कि वो किसानों को ना सिर्फ शिक्षित करे पर साथ साथ में उनको वो अपॉर्चुनिटी भी दे जहां वो जाके कैश कर सके। जी, तो अलका भार्गव जी बताएं हमें कि ये जो अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है, ये मौका, ये अवसर देने की बात हो रही है, इसके लिए क्या हो रहा है और किसान और व्यवसाय को जोड़ने की बात हो रही है, इसे जोड़ने के लिए क्या किया जा रहा है? जैसे ये रिस्ट्रक्चर्ड मिशन की बात हो रही है, इसमें जो बांस की पूरी वैल्यू चेन है उसको एड्रेस कर रहे हैं। अच्छा। और इसके लिए ऑलमोस्ट मतलब 1 दर्जन मंत्रालय और डिपार्टमेंट्स का भी जोड़ दिया गया है। जैसे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में तो ये एंकर्ड है बैम्बू मिशन, लेकिन उसके साथ साथ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट है, डोनर मिनिस्ट्री है जो उसको पूर्वोत्तर क्षेत्रों में देखेगी, फिर एमएसएमई मिनिस्ट्री का एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा जो छोटे उद्योगी, छोटे यूनिट्स को कैसे बनाया जाता है, कैसे उनको लोन्स दें, कैसे उनको सेल्फ सस्टेनिंग मोड में लाएंगे, उनका योगदान है। तो ये कई मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, स्किल डेवलपमेंट, टेक्सटाइल्स एक्सेट्रा। लेकिन इसका ज़रूरी कंपोनेंट एक ये है कि जैसे जहाँ बांस उग रहे हैं उसके पास ही प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर की भी प्रावधान है, जिससे बांस, जैसे आपने बताया, एक बांस से विभिन्न प्रकार के उसका उपयोग हो सकता है। तो अब तक ये होता था कि बांस को राउंड फॉर्म में ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करा जाता था। तो अब जो प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर है उसमें ये कोशिश रहेगी कि उसको जो एक तो सबसे ज़रूरी चीज़ बांस में होती है कि उसका इनिशियल हरे फॉर्म में ही प्रिजर्वेशन और ट्रीटमेंट ज़रूरी है। अच्छा। जिससे उसकी आयु बढ़ जाती है। तो प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर में ये सब काम होंगे। और जैसे चटाई चाहिए या और उद्योगों के लिए कुछ चाहिए, वो प्राइमरी प्रोसेसिंग वहाँ होके फिर वो बड़े उद्योग को एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में सप्लाई कर दिया जाएगा, जिससे एंड टू एंड यूज हो जाएगा बांस का, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी और इंडस्ट्री को जिस फॉर्म में उसको चाहिए वो उसको मिल जाएगा। और साथ ही जो लोकल गांव के लोग हैं और कम्युनिटीज हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी एकदम से। बिल्कुल। देखिए, जो अलका मैडम बता रही थी कि हम प्रोसेसिंग सेंटर सेट करें, हमें एक हम एक विचारधारा के अंदर शायद कुंठित हो गए हैं कि लघु उद्योग और बांस, हमें इससे आगे निकलना पड़ेगा, अपनी सोच थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी और लघु उद्योग से ज्यादा, शायद बड़े उद्योग नहीं बट लघु से थोड़े ज्यादा बड़े उद्योगों की तरफ भी हमें फोकस करना पड़ेगा कि हम उनका एक लिंकेज बना सकें। जी बिल्कुल, तो इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा वाद संवाद, बांस से बढ़ती आस। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, एक कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर आपका फिर से स्वागत है। बांस से बढ़ती आस, इस विषय पर वाद संवाद का दूसरा दौर शुरू करने से पहले आइए देखते हैं एक और रिपोर्ट। बांस से जुड़ा कामकाज इतना विशाल है कि इससे जुड़े सरकारी मंत्रालयों की संख्या 12 तक पहुंच गई है।
कृषि मंत्रालय से लेकर पेट्रोलियम मंत्रालय तक भी बांस से जुड़ा कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा है कि वे पैन इंडिया कार्ड या ट्रांसिट परमिट जारी करें ताकि बांस का आवागमन सुचारू हो सके। बांस के इस्तेमाल को लेकर ISO 2004 और राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किए गए हैं। केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी CPWD ने से यह बांस औद्योगिक तो अभी आपने रिपोर्ट देखी, बांस की खेती को और बल दिए जाने की जरूरत है। यहाँ बात उत्पादकता की भी आ जाती है। तो अलका भार्गव जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जहाँ भारत में आज स्थिति ये है कि 1 हेक्टेयर में 1 से 10 टन बांस होता है, तो वहीं चीन में ये आंकड़ा 50 टन तक पहुंच जाता है। तो ऐसे में भारत में उत्पादकता को और बढ़ाने की दिशा में क्या हो रहा है? जो उत्पादकता की बात है, तो एक तो हो सकता है कि ये टिश्यू कल्चर रेज्ड प्लांटिंग मटेरियल बनाया जाए, क्योंकि उसमें फिर आप एकदम एग्जैक्ट क्या उसकी प्रोडक्टिविटी होगी और कितने साल बाद कितना बांस आप काट पाओगे ये निकल आता है। तो इस क्षेत्र में अपने देश में कई प्राइवेट सेक्टर में भी लैब्स हैं और पिछले बैम्बू मिशन में भी हाईटेक नर्सरीज का प्रावधान था और अपने नए रिस्ट्रक्चर्ड में भी हम लोग सहायता देंगे, जिससे प्रत्येक प्रदेश अपनी नर्सरीज बना पाए और उसको जो प्लांटिंग स्टॉक मटेरियल है उसको अच्छी प्रजाति का कर पाए। इसी के साथ साथ जो हम लोग की ICFRE, इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन और इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च प्लस कई सारी स्टेट्स की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे केरला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन लोग में काफ़ी शोध हुआ है जिससे हाई क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल निकाला गया है और उसको वो लोग शेयर करेंगे, जिससे उसको कमर्शलाइज करके बड़े नर्सरी बनाई जाए। जी, बीबी सिंह जी बताएं, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है ताकि किसानों को अच्छी क्वालिटी का प्लांटिंग मटेरियल उपलब्ध कराया जा सके? मध्य प्रदेश ने अभी एक बहुत अच्छी प्रजाति का विकास किया है जी, और जिसका उत्पादन अभी 2 साल पहले जो प्लांटेशन किए गए थे और उसके जो बढ़त के आंकड़े हमारे पास आए हैं उससे लगभग 25 से 30 टन का उत्पादकता हम प्राप्त कर लेंगे जी। और इसी प्रयास में हम लगे हुए हैं कि जहाँ कहीं हमारे इस प्रजातियों का अच्छा आनुवांशिक गुण वाले पौधे मिल जाएं, वहाँ से हम इसका जेनेटिकल मटेरियल ले करके और नए पौधों का विकास शीघ्र शुरू कर सकें। इसका प्रोटोकॉल भी हम लोग बना लिए हैं। अगले 1-1.5 साल के अंदर हम इससे भी बेहतर प्रजाति किसानों के लिए उपलब्ध करा सकेंगे। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें मैं बताना चाहूँगी मोनालिसा जी कि जो हम लोग जैसे नॉर्मल अपनी एग्रीकल्चर कृषि जब करते हैं तो उसमें इनपुट का बहुत ध्यान दिया जाता है कि उसको इरिगेशन मिले, पानी ढंग से मिले, उसका फर्टिलाइजर अच्छे से मिले। तो उसी तरह से अगर हम अपनी बांस की खेती को भी रखेंगे तो देखा गया है कि जैसे एग्रो कृषि वानिकी के रूप में जब बांस की खेती होती है तो क्योंकि कृषि उपज के लिए किसान पूरी मात्रा में पानी का भी प्रावधान करता है, फर्टिलाइजर का, उसी तरह बैम्बू का देखा गया है कि बहुत अच्छा उसका जो ग्रोथ होती है बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे बैम्बू मिशन में तो सहायता मिलेगी, लेकिन जो दूसरी हमारी मेन एक योजना चल रही है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसमें बोलते हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप, माइक्रो इरिगेशन की बात है, तो उसको बैम्बू मिशन के साथ जोड़ के अगर किसान अपनी बांस की खेती करेगा तो उसको लाभ कई दुगना मिल पाएंगे। जी जी बिल्कुल। तो सुब्रमण्य जी, हमने चर्चा में पाया कि सरकार बहुत कोशिशें कर रही है बांस की खेती को बल देने के लिए, और जो कुछ फैसले अब लिए गए हैं उससे और आगे बढ़ाते हुए फॉलोअप में और क्या कुछ होना चाहिए, आपको क्या लगता है? हर कोई प्रोजेक्ट जब स्टार्ट करते हैं पहले एक फीसिबिलिटी स्टडी करते हैं हम, तो हमें पता लगेगा क्या है क्या नहीं है, क्या पोटेंशियल है, क्या किया है पहले, ये सब। लाइकवाइज हम क्या करना है, एक बैम्बू का मैपिंग करना चाहिए जी। जैसे बोला है इंडिया में 136 डिफरेंट स्पीशीज है इधर, लेकिन ये नहीं कि ये सारा 136 स्पीशीज यूजफुल रहेगा कमर्शियली। 10 से 15 कुछ स्पीशीज को आइडेंटिफाई करके उसका जो मैपिंग करवाना है तो ज़्यादा फार्मर्स के लिए यूज होगा, किसानों के लिए। और दूसरी जो है एक हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल बैम्बू एंड रटन ऑर्गेनाइजेशन, इन बार हमारा एक प्रोग्राम है, उसका नाम है गबर, ग्लोबल असेसमेंट ऑफ बैम्बू एंड रटन।
तो इससे क्या होता है, हम क्या करेंगे ग्लोबल लेवल में हर जगह में कितना कौन सी स्पीशीज अवेलेबल है, क्या यूज़फुल है, उसका पोटेंशियल क्या है, और उसके हिसाब से क्या पॉलिसी बना सकते हैं, पॉलिसी रिकमेंडेशन ये करना है, ये कर सकते हैं। और दूसरी ये जो ये करेंगे, जहाँ प्लांटेशन होता है जो प्रोडक्शन यूनिट भी एज फार एज पॉसिबल उसके पास ही होना चाहिए। जैसे हम साउथ में इसका ये करेंगे तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह सब देखेगा तो बहुत बढ़ेगा। तो फार्मर्स का जो ये है, जब ये रिटेल में जब सामान रीच करेगा तो उस टाइम उसका जो 3 to 4 टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो वी लूज द मार्केट। तो उस लेवल में ये करना चाहिए। और दूसरा जो है फार्मर्स को मेनली ये पता होना चाहिए क्या क्या यूज़ है। ये तो हैंडीक्राफ्ट वगैरह तो है, हम वो तो, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ाना है। बिल्कुल। अभी आप आजकल क्या है, कंप्यूटर का कीबोर्ड है उससे आता है, कि माउस आता है उसमें से, तो ये सब ना ऑफ कोर्स इसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। तो टेक्नोलॉजी बाहर का जो कंट्रीज में अगर है उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए वो जो अंडरस्टैंडिंग मेमोरेंडम जो है, एग्रीमेंट वगैरह करना चाहिए, तो इंडिया के लिए वो फायदा होगा। बिल्कुल। अय्यर जी बताएं हमें, जैसे कि बातचीत चल रही है कि व्यवसाय से तभी कोई जुड़ेगा जब उसे कच्चा माल जो रॉ मटेरियल है वो आसानी से उपलब्ध हो सके। तो ऐसे में आज की स्थिति आप क्या पाते हैं और क्या होना चाहिए इस स्थिति में और सुधार के लिए? क्या प्रॉब्लम है कि किसान को पता नहीं है कि बैम्बू 1600 वैरायटी है। किसान को पता नहीं है, किसान को पूरा बैम्बू ही है। किसान को एजुकेट करना है कि आपका जहाँ पे कौन सा बैम्बू अच्छा पैदा हो जाएगा। मैं बहुत किसान को देखा हूँ, मोर देन 4000 एकड़ का प्लांटेशन बहुत जहाँ पे मैं साउथ इंडिया पे, महाराष्ट्र पे, उड़ीसा पे, पूरा जहाँ पे देखा हूँ। लोगों को, किसान को पता नहीं है कि कौन सा, उन लोगों को बांस पूरा बांस ही है। तो उन लोगों को हमने मणि सर बोला था ऐसा कि हम एक मैपिंग कर पे, महाराष्ट्र से आया तो इन लोगों को सिर्फ ए बैम्बू के लिए हम फंडिंग दे देगा, और केरला से आया तो तुम लोग को ए बैम्बू के लिए फंडिंग। केरला पे ग्रो हो रहा है, एक वैरायटी है ओक्लांड्रा ट्रावंगूर का, वो महाराष्ट्र से किसी ने बोल रहा है कि मैं वो प्लांटिंग कर रहा हूँ, मेरे को फंडिंग चाहिए, तो फंडिंग मिल जाएगी, लेकिन वो बैम्बू का कोई रिजल्ट नहीं आएगा। वो भी 5 साल के बाद ही पता चलेगा कि ये लेने के लिए आदमी नहीं है बोल के। इसलिए किसान को बेसिकली एजुकेट करना है कि कौन सा बांस आपका जहाँ के लिए सूटेबल है वो ग्रो कर दो। दूसरा एक और चीज है वो पौधा लगाने के टाइम पे ही कोई इंडस्ट्री को वो किसान से कनेक्ट करे तो हम भी मॉनिटर कर सकता है कि ये अच्छा ग्रो हो रहा है, और उन लोगों को गाइड कर सकता है विदाउट एनी एफर्ट, हमको भी उन लोगों को गाइड कर सकता है। जी अलका भार्गव जी, इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि शुरू से ही किसान और उद्योग को जोड़ दिया जाए। तो जैसे कि बाकी कृषि वानिकी क्षेत्रों में हो रहा है, कुछ कंपनीज जैसे आईटीसी हैं, पहले विमको थी, तो उन्होंने अपने कैप्टिव प्लांटेशन बनाए थे, किसानों को अच्छी प्रजाति, अच्छी क्वालिटी का प्लांटिंग मटेरियल दिया, उनको उसके ग्रोथ के दौरान उनको सहायता भी दी गई, उनको गाइडेंस दी गई, और जो मेजॉरिटी का इंडस्ट्री को चाहिए रॉ मटेरियल, तभी उसकी कटाई की उनको सलाह दी गई और वो उनको मटेरियल मिल गया। तो उसी तरह हम लोग इस बैम्बू मिशन में भी ये कोशिश कर रहे हैं कि इंडस्ट्री के साथ या तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, बायबैक एग्रीमेंट हो इन किसानों का, कि मैं अगर इतने हेक्टेयर में बांस लगाऊंगा और ये प्रजाति का लगाऊंगा तो मुझे तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल कब मेरे को काट के इंडस्ट्री को देना है। और इसमें ज्यादा जरूरी है कि क्लस्टर बेस्ड अप्रोच ली जाए, कि जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है या कोऑपरेटिव्स हैं, तो उनकी जब एक साथ तादाद बढ़ जाएगी उनके रॉ मटेरियल की, उनके बांस की, तो इंडस्ट्री अपने आप उनके दरवाजे पे आके, उनके खेत पे आके ले लेगा, जिससे जो मिडिलमैन होते हैं वो कम से कम हो जाएगा, और किसानों को भी ज्यादा मुनाफा मिलेगा और इंडस्ट्री को उनके हिसाब से रॉ मटेरियल मिल जाएगा। तो धीरज जी, आपको क्या लगता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बांस की खेती में अगर आ जाता है तो इससे किस तरह से फायदा होगा? देखिए, ये बहुत अच्छा विचार है कि इसको हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लें और सारे फार्मर एकत्र होकर अपना सामान साथ बेचें, लेकिन ये सब कहने में बहुत अच्छा लगता है फिलहाल, और जो ज़मीनी स्तर पे जो उसका अनुभव है और भी उसमें हमने और भी प्रोडक्ट्स में देखा है, वो उतना वाइड स्प्रेड नहीं है, उतना ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए जैसे अय्यर जी कह रहे थे, ज़रूरी है कि हम सरकार इसमें एक पहल ले, और जैसा उन्होंने डॉक्टर साहब ने बोला कि मैपिंग करी जाए पूरे देश में, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे किस तरीके का बांस है, क्या उपज है, क्या उससे फ़ायदे हैं। और जैसा मैडम ने बताया था कि वहाँ पे हमने प्रोसेसिंग सेंटर बनाए हैं, उन प्रोसेसिंग सेंटर के आसपास क्लस्टर्स बनाए जाए, जहाँ इंडस्ट्री के लोग हों, जहाँ पे एक
एक इंटरेक्शन हो पाए, जहाँ पे आप एक स्टेप आगे जाके आप कहें कि क्योंकि 4 साल लगता है उस बाम्बू को आने में, तो वो 4 साल के लिए आपको उस फार्मर को सपोर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो चाहे वो सरकार किसी योजना के अंतर्गत करे, चाहे वो ये जितने भी इंडस्ट्री है उसके साथ मिलके करे, जब तक ये दोनों का एक समन्वय नहीं बनेगा, हम ये सब बातें करते रहेंगे। जी बीबी सिंह जी, अभी की स्थिति तो ये है कि जैसे कि कच्चे माल की उपलब्धता की बात हो रही थी, तो एक राज्य से कई बार दूसरे राज्यों से मंगवाना पड़ता है कच्चा माल। 22 राज्यों ने एक राज्य से दूसरे राज्य में बांस के आवागमन को बंधनों से मुक्त कर दिया है। इससे मध्य प्रदेश के बांस मिशन पर क्या असर पड़ा है? मध्य प्रदेश अभी तक बांस उत्पादक प्रदेशों में अग्रणी रहा है। मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां कहीं से बांस कहीं को जाए तो मध्य प्रदेश होके जाता है, क्योंकि केंद्र में आता है। जी। इस तरह बांस का आवागमन चाहे दक्षिण से उत्तर हो, चाहे पूरब से पश्चिम हो, उसको मध्य प्रदेश से गुजरना ही पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश का हम लोगों ने बम्बू मिशन में इस चीज़ को टारगेट किया है कि जो बांस अन्य प्रदेशों से भी आ रहा है और जो हमारे प्रदेश में उत्पादित हो रहा है, उसको लेके हमने एक बृहत स्तर पर रोड मैप बनाया है। और हमारी राज्य सरकार इस दिशा में काफ़ी बड़ा सोच रही है। इस वर्ष उन्होंने 200 करोड़ का बजट भी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रखा है इसी 1290 करोड़ के एडिशनल में, जिससे कि इसका सबसे पहले लाभ मध्य प्रदेश उठा सके। जी बिल्कुल। तो अलका भार्गव जी, इस तरह का असर तो और शेष सभी राज्यों में भी पड़ना चाहिए, जैसे कि अगर खास तौर पे उत्तर पूर्व के राज्यों की भी बात करें तो? जी, इनफैक्ट ये बैम्बू मिशन का जो नया अवतार में लॉन्च हो रहा है, इससे पूरे देश में बहुत उत्साह है, क्योंकि हम लोग सब जो बांस के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, रोज़ बहुत प्रश्न आते हैं, किसानों से आते हैं, इंडस्ट्री से आते हैं कि हम कैसे इससे जुड़ सकते हैं और इससे कैसे लाभ उठा सकते हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव नोट पे शुरू हो रहा है। और दूसरा मैं ये कहूँगी कि जैसे अभी बात हुई कि क्लस्टर फॉर्मेशन अभी हो सकता है कि कागजी बात रह गई है, लेकिन ये एक्चुअली हो रहा है देश में, क्योंकि जैसे बाकी कृषि उत्पाद में है कि एफपीओस बहुत अच्छे जुड़ के एक हम लोग का पीपीपी आईएडी प्रोजेक्ट है, हमारी मंत्रालय ही उसको फंड करता है। तो उसमें जो एफपीओस हैं वो बेसिकली एक्सपोर्ट ही के लिए अपना उत्पाद कर रहे हैं। तो ये महाराष्ट्र में बहुत सफल है। तो अभी ये कोऑपरेटिव सेक्टर काफ़ी इससे उत्साहित है कि बैम्बू कोऑपरेटिव्स बनेंगे और उससे काफ़ी जो मात्रा में एक साथ बैम्बू आएगा वो इंडस्ट्री को सप्लाई कर पाएगा। जी धीरज जी, जैसे कि बातचीत हो रही थी कि सरकार ने बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए कई अहम नीतिगत फैसले लिए हैं, जैसे कि बांस को पेड़ की श्रेणी से हटाया है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण फैसला रहा। ये बहुत बड़ा फैसला है। इससे जैसा अभी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, आवागमन में बहुत आसानी है। पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आपको 50 तरीके की क्लियरेंसेस लेनी पड़ती थी, आपका जो माल जा रहा था वो रोक लिया जाता था। ये आप उसी लेवल पे आप समझ सकते हैं जैसे जो हमारा जीएसटी आया था कि सारा एक सिस्टम हो गया है। तो ये उसी तरीके का बहुत बड़ा फैसला है। और जैसा मैडम मलका ने भी बताया कि काफ़ी और जो इसके साथ सारी और स्कीमें लागू की जा रही हैं, तो मुझे ज़रूर लगता है कि इससे सरकार की तरफ से एटलीस्ट पूरा कोशिश है कि बाम्बू को और फार्मर्स को एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया जाए। बिल्कुल। तो सुब्रमण्यम जी, क्या लगता है ये जो नए फैसले लिए जा रहे हैं और जो राष्ट्रीय बांस मिशन है वो नए कलेवर में फिर से शुरू किया जा रहा है, इसका फायदा इस उद्योग को किस तरह से मिलेगा? जरूर मिलेगा। ये अभी का जो रिवाइव्ड नेशनल बैम्बू मिशन का फोकस थोड़ा अलग बोल सकता हूँ मैं, बिकॉज अभी इन बार हम तो बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं अभी उन लोगों के साथ। तो उसमें क्या है, इन बार का जो है ग्लोबल प्रोग्राम है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है, तो उसका जो एक्सपीरियंस और 43 मेंबर कंट्रीज हैं और बाकी जो मेंबर कंट्रीज में जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उसको भी शेयर करने का वो हमें मौका मिला है अभी इंडिया में शेयर करने के लिए, वहाँ लाने के लिए, और किसानों को और बाकी ट्रेडिंग कम्युनिटी के लिए कितना फ़ायदा होगा ये सब इसमें ये कर सकते हैं। और दूसरे मार्केट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में ये भी बोलना चाहता हूँ। प्रोडक्ट जो बना रहे हैं ये जो होना चाहिए मार्केट ड्रिवन होना चाहिए जी। मतलब इस मार्केट में फॉर एग्जांपल साउथ इंडिया में एक मार्केट होगा जहाँ जो प्रोडक्ट है मे बी वो अदर पार्ट ऑफ इंडिया में शायद वो ये नहीं होगा,
तो वो एक मार्केट एनालिसिस करना चाहिए कि इस एरिया में ये प्रोडक्ट बनाएगा तो इसमें प्रोडक्ट ये फार्मर्स को ये फ़ायदा होगा। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी मैपिंग करना चाहिए। एक तो रिसोर्स का मैपिंग है, दूसरा प्रोडक्ट एंड मार्केट जो लिंकेज है, और दूसरी बात है मार्केट लिंकेज के लिए हम फार्मर्स को ये करना हेल्प करना चाहिए। ये करना वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ब्रेक पर जाना है उससे पहले अय्यर जी ये बताएं कि क्या मार्केट इंटेलिजेंस का फायदा यहाँ पर लिया जाना चाहिए? अभी ये मार्केट इंटेलिजेंस का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 25,000 करोड़ का फर्नीचर का मार्केट है। अभी उस पे 1% बैम्बू के आए तो भी कितना इंडस्ट्री पे है भारत पे, वो पूरा मिलके भी 3 साल चाहिए वो पूरी करने के लिए। इसलिए अभी मार्केट का वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरा एक दो चीज बताना था कि ये प्रोसेसिंग सेंटर के बारे में बता रहा था। ये कहाँ बांस उगा रहा है उधर पे पूरा प्रोसेसिंग सेंटर करे तो फायदा नहीं है, सिर्फ प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर होना चाहिए। दूसरा और एक मॉडल है कि तमिलनाडु पे तिरकाटुपल्ली, वो उधर पे तंजावुर का कावेरी बेल्ट है, उधर पे एक बेहतरीन मॉडल है। हर घर पे पीछे बांस पैदा कर रहा है, हर साल वो बांस काट करके 10,000 रुपये 20,000 रुपये पे वो लोग बेच रहा है। हर घर पे वो बाम्बू रखा है, वो केला की तरह हर घर पे रखा है और ड्रेसिंग करके क्लीन करके रखा है। लोग कभी भी जा सकता है, पूछ सकता है, ये 4 और 5 घर मिलके 1 लोड भर के हमको देता है। सो वैसा मॉडल भी किसी किसान के पास एक्चुअली इतना जहाँ भी नहीं होता है, उन लोगों को थोड़ा थोड़ा ये 4 बाम्बू 5 बाम्बू तुम हर घर पे रखो, वो भी एक मॉडल हो सकता है। बिल्कुल, तो अच्छा मॉडल है और देश के बाकी हिस्सों में भी इसे अपनाया जा सकता है और यही उम्मीद हम कर सकते हैं। अलका जी कुछ कहना चाहेंगी आप? नहीं, बस यही क्लस्टर अप्रोच ही इस चीज़ में फ़ायदेमंद होगा। किसानों को सबसे ज़्यादा मुनाफा मिल पाएगा, क्योंकि हम लोग के किसान 85% स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, तो वो अपनी जो अच्छी खेती की उपजाऊ ज़मीन है उसको हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो बांस की तरफ उसको डाइवर्ट करें। तो जो हम लोग का प्लान है वो जैसे वेस्टलैंड्स, कल्चरबल वेस्टलैंड्स हैं, नदियों के किनारे हैं, वाटरशेड कैचमेंट एरियाज में, ये एक बांस में एक और अच्छी खूबी होती है कि वो मिट्टी को बांधता है, तो उसमें सॉइल इरोजन रोकेगा। और जो क्लाइमेट चेंज का जो कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन पोटेंशियल इसका बांस का है वो बहुत ज़्यादा है बाकी पेड़ों से। ऑक्सीजन इसमें ज़्यादा निकलती है, तो वो एक ऑक्सीजन बार के हिसाब से भी ये अर्बन सेंटर्स में बन सकता है। तो ये सारे काफी सारे बेनिफिट्स हैं, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिकल, सब कुछ उपयोगी है बांस की खेती और इसीलिए इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार पूरी कोशिश में लगी हुई है। और इसी तरह से हमारी ये चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर आपका फिर से स्वागत है। बांस से बढ़ती आस, इस विषय पर वाद संवाद के अंतिम दौर में हम पहुंच चुके हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर अलका भार्गव बताएं हमें कि जो किसान बांस की खेती करना चाहते हैं उन्हें सरकार से क्या सुविधा मिल सकती है। आज इस बैम्बू मिशन में हम लोग ने प्रावधान करा हुआ है कि किसानों को बांस लगाने के लिए एक सब्सिडी दी जाएगी और इसका प्रपोजल प्रदेश सरकार के थ्रू ही आ पाएगा, क्योंकि जो सब्सिडी है वो फिर भारत सरकार और प्रदेश सरकार के बीच में 60-40 मतलब 60% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी और 40% स्टेट देती है। लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लिए 90% भारत सरकार देती है और 10%
प्रदेश सरकार देती है। तो ये तो हो गया बागानी के क्षेत्र में जी। प्लस इसमें काफ़ी कुछ प्राइवेट सेक्टर की भी योगदान की हम लोग उपेक्षा रख रहे हैं, जैसे कि प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर में लगाना है, फिर कॉमन फैसिलिटी सेंटर भी एस्टैब्लिश, इंक्यूबेशन सेंटर की बात होती है, फिर इसमें शोध का भी काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण दिया गया है। जो पूरी वैल्यू चेन है उसकी हर कड़ी के लिए आप शोध के लिए बैम्बू मिशन से सहायता प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो अच्छी प्रजाति का प्लांटिंग स्टॉक हो, चाहे वो औजार हो। औजार और इक्विपमेंट एक बहुत बड़ी बाधा है हमारे देश में, क्योंकि जो अमूमन इस्तेमाल करी जा रही हैं वो हमारी जो प्रजाति भारतीय प्रजाति हैं उनके लिए पूरी तरह से उपयुक्त नहीं हैं। तो बहुत काम हो रहा है हमारे यहाँ, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कई तरह के औजार डेवलप कर रहे हैं। तो उन सबको जोड़ के एक सेंट्रल एक इन्वेंट्री बन जाए कि अगर किसी को किस प्रकार का औजार चाहिए तो वो प्राप्त हो सकता है, उस पर R&D भी हो सकती है। लेकिन किसान भाई और बहनों से मेरी यही गुजारिश रहेगी कि अगर आप खेती करना चाहते हैं तो आपके जो करीबी कृषि विज्ञान केंद्र है उनसे आप थोड़ा संपर्क करिए, या जो प्रदेश का बैम्बू मिशन है उससे संपर्क कर सकते हैं, या सीधे हमको भी आप कांटेक्ट करिए। हम आपको जो उपयुक्त आपके पास में जो जानकारी देने वाले अफसर होंगे उनसे आपको जोड़ देंगे। जी, बीबी सिंह जी, मध्य प्रदेश के बारे में जानना चाहूंगी कि कैसे किसानों को सहयोग दिया जा रहा है, जैसे कि औजारों का जिक्र किया यहाँ पर अलका भार्गव जी ने। क्या इस तरह की कुछ चुनौतियां आपके प्रदेश में भी है और उससे निपटने के लिए क्या किया जा रहा है? मध्य प्रदेश के कृषक भाइयों के लिए मेरा संदेश ये है कि इस वर्ष जून जुलाई में हम 20 लाख अच्छी प्रजाति के पौधों का रोपण किसानों के माध्यम से करने जा रहे हैं। कृषक भाई, हमारे जो ज़िले के अंदर वन मंडल हैं, DFO का ऑफिस है या रेंज ऑफिस है, वहाँ पर इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध है कि वो किस तरह पौधा प्राप्त करेंगे, कैसे वो लगाया जाएगा, कैसे उसमें क्या क्या सिंचाई, गुड़ाई, खाद, पानी कैसे दिया जाएगा। और ये पौधा हम इस वर्ष जो 20 लाख पौधे के टारगेट रखे हैं वो हम अपने गवर्नमेंट और मिशन की सब्सिडी से दे रखे हैं। इसमें किसानों को बहुत ही नॉमिनल रेट पर 2 रुपये 4 रुपये पेमेंट करके वो मिल जाएगा पौधा। इसके अलावा टेक्निकल जो सपोर्ट है वो भी हमारे मिशन से उनको मिलेगा, कैसे उसको रोपण करना है, कब क्या ध्यान रखना है, कौन सी बीमारी इसमें आती है, कब पानी देना है, कब इसकी गुड़ाई करना है। ये सारा सपोर्ट हम अपने डिवीज़न से, फॉरेस्ट डिवीज़न, रेंज ऑफिसों से इनको उपलब्ध करा रहे हैं। जी बिल्कुल। अलका भार्गव जी, ये बताएं कि क्या आपने दूसरी तरह की खेती से बांस की खेती की तुलना की है? तुलनात्मक दृष्टि से जानना चाहेंगे कि जोखिम और मुनाफा कैसा रहता है इसमें? इसमें तो बांस की खेती, जैसे अभी पहले भी बात हुई थी कि 4 साल तक किसान को वेट करना पड़ेगा। तो इस एंगल से मैं ये कहना चाहूँगी कि इसको एक कृषि वानिकी के तौर पे लिया जाए, जो कि इसको सिर्फ 4 साल वेट करने के जो बीच का दौरान होता है उसमें जो कृषक भाई बहन हैं अपने, तो वो और भी उसमें रेगुलर जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो लगाएं। जैसे कृषि वानिकी का इतने सालों से चला है कि आप पेड़ों के साथ आप केले का भी साथ में लगा रहे हैं, पपीता भी है, और नीचे आप अदरक डाल दीजिए, हल्दी डाल दीजिए, या नॉर्मल जो शुरू के उसमें तो बांस बहुत ज़्यादा फैलेगा नहीं, तो जो इंटरक्रॉपिंग है उसमें आप सीजनल वो एग्रीकल्चर कर सकते हैं, जिससे आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो इससे बांस का लगाने से आपको कई गुना मुनाफा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये तो आपने एक बार रोपण करा और 35-40 साल की आपकी छुट्टी हो गई एक तरह से। मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ उसको हर साल देखना पड़ेगा। थोड़ा जैसे बीमारी की बात हुई तो वो आपको पूरी टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा, और जो आपको खेती के दौरान आपको जो उपज से रिटर्न्स मिल रहे थे वो सप्लीमेंट कर देगा। इससे खेती में कुछ ना कुछ, कभी जैसे ड्राउट आ गया तो आपकी खेती को उतना उपज नहीं हो पाई, तो वो सप्लीमेंट फार्म इनकम आपको कृषि वानिकी और ये बांस से मिल जाएगी। सूर्यमणि जी, इसमें आपको जोड़ना चाहिए। पूछना था मैडम, अभी बैम्बू का फार्मर्स है, किसी ने भी कार्बन क्रेडिट क्लेम नहीं कर रहा है। सो ये पूरा मिलके बैम्बू मिशन क्लेम, अपने बैम्बू मिशन के लिए क्लेम कर सकता है, किसी ने भी क्लेम नहीं कर रहा है अभी। अभी तो उस क्षेत्र में इसमें बैम्बू मिशन बांस का तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है, क्योंकि ये हम लोग का जो बैम्बू मिशन है ये नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर,
ये एक जो 8 मिशंस बनाए गए थे नेशनल क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान में, जो प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में पैनल बना हुआ है, तो उसमें जो NMSA है ये एक उन 8 मिशन में से एक है। तो इसमें जितनी भी योजनाएं हैं वो सिर्फ सब क्लाइमेट चेंज की तरफ, हमारे जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, जैसे भारत ने बोला है जो नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं कि 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग कम करेंगे एमिशंस, तो उसमें बांस का तो एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और ग्रेजुअली जैसे ये स्थापित हो जाएगा तो कार्बन क्रेडिट्स की तरफ भी हम लोग का ध्यान है। जी, तो सुब्रमण्य जी, इसमें आप क्या जोड़ना चाहेंगे कि पर्यावरण संरक्षण के साथ ही मुनाफा हो किसानों का इस दिशा में? नहीं, जो अलका जी ने बोला था उस कनेक्शन में एक और सुझाव है किसान भाई बहनों के लिए जी। ये जो बैम्बू प्लांटेशन किया तो उसको हार्वेस्ट करने के लिए 3-4 साल तो लगेगा। एक तो है वो, अब और दूसरा कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा एक और माइंड में आ रहा है, उस 4 साल में वो फार्मर्स को ट्रेनिंग दे के बाकी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए वो ट्रेनिंग दे सकते हैं, जिसके लिए बैम्बू जो है बाकी स्टेट से बांस इधर लाना है, लाके उसको यूज करके उसको भी इंस्पिरेशन होगा कि ओके 3-4 साल के बाद हमें ये भी कर सकते हैं। तो ये जो इंस्पिरेशन उसको हो सकता है वो 4 साल में उसको और भी आइडिया आ जाएगा कि क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं जी। तो ये प्रोडक्ट बनाएगा तो ये मैं एक कहूँगा कि एक वैल्यू चेन के बारे में। एक वैल्यू चेन मतलब फॉर एग्जांपल बैम्बू शूट है। बैम्बू शूट तो एक तो स्टार्टिंग फ्रॉम हार्वेस्टिंग है, प्रोसेसिंग है, पैकेजिंग है और उसको क्लीनिंग, देन उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन है, मार्केट तक पहुंचने तक एक वैल्यू चेन होता है। ये सब अलग अलग एक्टिविटीज हो सकता है। जी जी जी। एक हार्वेस्टिंग के लिए एक ग्रुप होगा और एक मार्केट के लिए वो ग्रुप होगा, प्रोसेसिंग के लिए ग्रुप होगा, पैकेजिंग के लिए ग्रुप होगा। तो ये सब जोड़ के फाइनली एक प्रोडक्ट आएगा मार्केट के लिए। तो इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। जी जी, मतलब एम्प्लॉयमेंट की बहुत इसमें क्षमता है। ये वैल्यू चेन में बहुत अपॉर्चुनिटीज है। तो एक ही प्रोडक्ट में कॉन्सेंट्रेट करने के लिए एक प्रोडक्ट में अलग अलग एक्टिविटीज है वैल्यू चेन में। जी बिल्कुल, तो ये कई रूप में फायदा पहुंचा सकता है लोगों को। बीबी सिंह जी बताएं, मध्य प्रदेश में वनवासी काफी है और वनों में बांस होने पर परिवहन की समस्या रहती है, ज्यादा दूरी से परिवहन लागत बढ़ा देता है। तो इस पक्ष पर आप लोगों ने क्या किया है, ये बताएं हमें। इस संदर्भ में जो हमारा बांस का प्राइमरी प्रोसेसिंग का जो कॉन्सेप्ट लाया गया है वो इसीलिए लाया गया है जिससे कि परिवहन की कीमत घटाई जा सके। जी। बांस जब बाजार तक आता है तो वो एक तो बांस का आकार में काफ़ी पोलापन रहता है, उसमें हवा रहती है जी। तो एक ट्रक या ट्रैक्टर में वो काफ़ी कम आता है, किराया ज़्यादा पड़ता है। अगर उसको हम जहाँ पर उत्पादन हो रहा है वहीं पर उसको बाजार के उत्पाद के हिसाब से उसको विभाजित कर लें, उसमें छोटे से औजार जो अभी अलका जी ने बताया कि औजारों की जरूरत पड़ेगी, जिससे वो अलग अलग भागों में आवश्यकता अनुरूप विभाजित हो जाएगा। तो इससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, किसान भाई ऐसे जो कि पढ़े लिखे हैं और खेती कम है वो इस तरह के प्रोसेसिंग यूनिट भी डाल सकते हैं और उससे उनको रोजगार मिलेगा और जो हमारी वैल्यू चेन है मार्केट तक, वो सभी वैल्यू चेन्स में वो अपने रोजगार के अवसर और स्वरोजगार के अवसर सृजित कर सकेंगे। दूसरी चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, ऐसे में बताएं हमें कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से हम सक्रियता देखते हैं, बाकी देश के दूसरे राज्यों में कहां पर देखते हैं आपकी बांस की खेती को लेकर राज्य सरकार की तरफ से एक सक्रियता है, और किसानों के लिए भी अगर आप कुछ कहना चाहेंगे कि कैसे? देखिए इस समय सबसे ज्यादा सक्रियता जो दिख रही है वो नॉर्थ ईस्ट में दिख रही है। जी जी। और काफी फोकस भी है भारत सरकार का नॉर्थ ईस्ट में, जैसा अभी डॉक्टर अलका मैडम ने बताया कि जो उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 90% तक का वहन कर रही है और 10% स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। तो और नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी पोटेंशियल भी है इस चीज़ को। एक और बहुत अच्छी बात कही गई थी कि ये जो बांस का उपयोग है वो ज़मीन रोकता है, एनवायरमेंटल के लिए भी अच्छा है। तो काफ़ी लेवल पे राज्य सरकारें, जहाँ पे हम देखते हैं हर साल बाढ़ की स्थिति रहती है, वहाँ पे भी इन सब चीज़ों के बारे में सोचा जा सकता है, इन दोनों को मिलाया जा सकता है कि एनवायरमेंट और उत्पादकता दोनों चीज़ मिल सके। दूसरा, जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि किसानों को
सारी उपलब्धताएं हैं, सरकार काफ़ी सारी चीज़ें दे रही हैं, लेकिन जब तक आप ही इन सब चीज़ों को नहीं समझेंगे तो आप इनका पूरा उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए जैसा सभी ने यहाँ पे बोला कि आपको जनसंपर्क केंद्र जो है वहाँ जाना चाहिए, या जो भी आपका नियरेस्ट जो भी कृषि जो भी सेंटर है वहाँ जाना चाहिए। आप समझिए, जब आप समझेंगे तभी आप इन सारी योजनाओं का असल मायने में फ़ायदा उठा पाएंगे। बिल्कुल। और आखिर में अलका भार्गव जी, आपसे जानना चाहूंगी कि पूरी चर्चा हमने की किस तरह से काफी उपयोगी है बांस की खेती और इसके व्यवसाय को और बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार है वो किसी भी कार्य को करने के लिए मिशन मोड में तो आते हैं, साथ ही लक्ष्य भी निर्धारित करते हैं। तो आप लोगों ने किस तरह का लक्ष्य अपने लिए निर्धारित किया है? ये तो जो बांस का जो रिस्ट्रक्चर्ड मिशन वापस आ रहा है, ये ज़्यादा श्रेय जाता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि उनका ही ये विजन है कि ये बांस में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि जो हमारी रूरल इकोनॉमी है उसको किस तरह रिजुवेनेट कर सकते हैं। क्योंकि बांस आप देखेंगे हर पूर्वोत्तर क्षेत्र से, मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र से आती हूँ, हर घर में बांस है और प्राचीन काल से ही बांस से घर बनते थे। जैसे आरसीसी के घर हैं तो पहले वहां बोला जाता था बैम्बू रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, तो बीच में चटाई, पहले मिट्टी लगा दी जाती थी फिर वो सीमेंट। तो मतलब बांस हमारी रूरल इकोनॉमी के साथ एक जुड़ा हुआ है, बिल्कुल उसका जो रिश्ता बना हुआ है। तो इसलिए ये पूरा जो मिशन है, ये हम लोग जो वैल्यू चेन की बात हुई तो हर वैल्यू चेन का हम लोग असिस्टेंस देंगे। और ये नहीं कि सिर्फ सरकारी प्रकरण से ये चलेगा, लेकिन हम लोग का जो प्लानिंग के टाइम से ही लेके उद्योगों से बात हो रही है, प्राइवेट सेक्टर से है, ये R&D ऑर्गेनाइजेशन से है, जिससे इसकी जो प्लान बने वो भी बहुत अच्छा हो। और इम्प्लीमेंटेशन के दौरान भी हम लोग ना कि स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू जरूर काम करेंगे, लेकिन उनसे ये भी गुजारिश रहेगी कि स्टेट गवर्नमेंट्स पे भी उसी तरह से इंटरडिसिप्लिनरी कमिटीज बने और प्लानिंग हो, जिससे ये पूरी एक होलिस्टिक तरीके से इसका पूरा डेवलपमेंट हो पाए। जी, तो बिल्कुल सार्थक ये चर्चा रही, लेकिन अब समय हो गया है दूसरे कार्यक्रम का। तो आज के वाद संवाद में बस इतना ही। विश्वास है कि किसानों की आय दुगनी करने में बांस की खेती भी अहम भूमिका निभाएगी। आज के वाद संवाद में भाग लेने वाले आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत आभार। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले सप्ताह फिर किसी नए विषय पर करने वाद संवाद। बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।